नमस्कार, मैं कीर्ति और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। तो अब वक्त हो गया है हमारे खास प्रोग्राम आज का इतिहास का, जिसमें हम आपको हर दिन की खासियत के बारे में बताते हैं। आज के दिन इतिहास में कौन सी घटनाएं घटी, इसके बारे में बताते हैं हम आपको। इसी के साथ हम जानेंगे आज के दिन यानी 25 जनवरी के इतिहास के बारे में। तो चलिए, आज के इतिहास में हम आपको बताएंगे राष्ट्रीय मतदाता दिवस के बारे में, जो हर साल जनवरी महीने की 25 तारीख को मनाया जाता है। भारत में प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। यह महत्वपूर्ण दिवस का आयोजन सभी भारतवासियों को अपने राष्ट्र के प्रति कर्तव्य की याद दिलाता है और साथ ही यह भी बताता है कि हर व्यक्ति के लिए मतदान कितना जरूरी है। हम आपको बता दें कि भारत निर्वाचन आयोग का गठन 25 जनवरी 1950 को हुआ था। भारत सरकार ने राजनीतिक प्रक्रिया में युवाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए निर्वाचन आयोग के स्थापना दिवस 25 जनवरी को ही वर्ष 2011 से राष्ट्रीय मतदान दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत की थी। बता दें कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस के पीछे निर्वाचन आयोग का उद्देश्य अधिक मतदाता, विशेष रूप से नए मतदाता बनाना है। इसके लिए इस अवसर को सार्वभौम वयस्क मतदान को पूर्ण वास्तविकता बनाना और इस प्रकार भारतीय लोकतंत्र की गुणवत्ता को बढ़ाना है। यह दिवस मतदाताओं में मतदान प्रक्रिया में कारगर भागीदारी के बारे में जानकारी फैलाने के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। भारत में मतदान आधारित लोकतंत्र के लिए 25 जनवरी पहले से ही एक ऐतिहासिक अवसर है। मतदाताओं के पंजीकरण संबंधी खबरों के अनुसार देश भर में लगभग 3.83 करोड़ नए पंजीकरण किए गए। इनमें से 11.11 करोड़ मतदाता 18 से 19 वर्ष आयु के समूह के हैं, जो 1 जनवरी 2012 को बनाए गए। पिछले वर्ष 52 लाख युवा मतदाता बनाए गए थे, जिन्होंने 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली थी। यह विश्व में किसी स्थान पर एक दिन में युवाओं के सबसे बड़े सशक्तिकरण को लक्षित करता है। बता दें कि गत 60 वर्षों के दौरान निर्वाचन आयोग ने लोकसभा के लिए 15 आम चुनाव और राज्यों की विधानसभाओं के लिए 331 आम चुनाव आयोजित किए हैं। 1962 में जहां मतदान की प्रक्रिया पर्ची डालने की प्रणाली थी, वहां 2004 में मतदान की इलेक्ट्रॉनिक मशीनों पर आधारित वर्तमान प्रणाली शुरू की गई। बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्रों का स्थान एकल सदस्यीय निर्वाचन ने ले लिया है। छपी हुई मतदाता सूचियों का स्थान अब कंप्यूटरीकृत फोटो मतदान सूचियों ने ले लिया है। मतदाताओं का सचित्र पहचान पत्र अब सभी नागरिकों को प्राप्त हो गया है। यह 2009 के आम चुनाव के समय 582 मिलियन से अधिक मतदाताओं को जारी किया गया था। वहीं अप्रैल मई 2009 में कराए गए 15वीं लोकसभा के चुनाव विश्व में प्रबंधन की सबसे बड़ी घटना बताई गई है। इसमें 714 मिलियन मतदाता, 8,35,000 मतदान केंद्र, 12 लाख मतदान की इलेक्ट्रॉनिक मशीनों और 11 मिलियन मतदान कर्मचारियों ने भाग लिया था। आयोग ने पाया कि मतदाता सूची में 18 साल के नए मतदाताओं का नाम लापता है। कुछ मामलों में उनकी भागीदारी 20 से 25% तक कम है। इस समस्या से प्रभावकारी तरीके से निपटने के लिए आयोग ने फैसला किया कि देश के 8.5 लाख मतदान केंद्रों में हर वर्ष 1 जनवरी को 18 वर्ष के होने वाले सभी मतदाताओं की पहचान की जाए। पंजीकरण के अलावा मतदाता सूची में शामिल किए गए इन मतदाताओं को निम्न शपथ दिलाई जाए। हम भारत के नागरिक लोकतंत्र में आस्था रखने वाले शपथ लेते हैं कि देश की स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव कराने की लोकतांत्रिक परंपरा को बरकरार रखेंगे। प्रत्येक चुनाव में धर्म, नस्ल, जाति, समुदाय, भाषा आधार पर प्रभावित हुए बिना निर्भीक होकर मतदान करें। प्रत्येक चुनाव में धर्म, नस्ल, जाति, समुदाय, भाषा आधार पर प्रभावित हुए बिना निर्भीक होकर मतदान करेंगे। राष्ट्रीय मतदाता दिवस के लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए नए योग्य मतदाताओं तक पहुंचने और 1 जनवरी 2012 को किए गए मतदाताओं को संशोधित सूचियों में उन्हें पंजीकृत करने के लिए देश भर में एक विशेष अभियान चलाया गया।
सभी राज्यों और संघ शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को आयोग ने निर्देश दिए कि 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने वाले प्रत्येक युवा को मतदाता बनाया जाए। आयोग ने इस बात पर जोर दिया कि अधिक से अधिक महिलाओं को मतदान बनाने के लिए विशेष अभियान शुरू किया जाए। राष्ट्रीय मतदाता दिवस के सिलसिले में निर्वाचन आयोग समूचे देश में विशेष रूप से युवाओं और महिलाओं को आकर्षित करने के लिए व्यापक और सुव्यवस्थित मतदाता शिक्षा और मतदान भागीदारी अभियान चलाता रहा है। प्रतिष्ठित हस्तियों यथा एपीजे अब्दुल कलाम, महेंद्र सिंह धोनी के संदेश रिकॉर्ड किए गए थे, जिनमें मतदाताओं को पंजीकरण करने को कहा गया है। निसंदेह आयोग का संदेश उच्च और स्पष्ट है और यह तब तक विश्राम नहीं करेगा जब तक प्रत्येक योग्य मतदाता स्वेच्छा से मतदान करने में ना लग जाए। तो अभी हमने आपको बताया राष्ट्रीय मतदाता दिवस के बारे में, जो हर साल आज के दिन ही यानी 25 जनवरी को मनाया जाता है। तो आगे हम आपको बताने जा रहे हैं अनंता सिंह के बारे में, जिनका निधन आज के दिन यानी 25 जनवरी 1969 को हुआ। 25 जनवरी 1979 यानी आज ही के दिन प्रसिद्ध क्रांतिकारियों में से एक अनंता सिंह का निधन हुआ था। ये भारत के प्रसिद्ध क्रांतिकारियों में से एक थे। वे अपने साथी क्रांतिकारियों में बम तथा बंदूक की गोलियां आदि बनाने में कुशल थे। चटगांव कांड के फलस्वरूप अनंता सिंह के कई साथियों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया था। जब उन्हें इस घटना का पता चला तो वे स्वयं पुलिस के समक्ष उपस्थित हो गए। आजीवन कारावास के तहत उन्हें 1932 में अंडमान की जेल भेज दिया गया, जहां से वे 1946 में रिहा हुए। आपको बता दें कि अनंता सिंह का जन्म 1 दिसंबर 1903 को चटगांव बंगाल में हुआ था। उनका परिवार मूलतः आगरा उत्तर प्रदेश का निवासी था। बाद के समय परिवार बंगाल में जाकर बस गया। वहीं प्रथम विश्व युद्ध के अंतिम वर्षों में अनंता सिंह क्रांतिकारियों के संपर्क में आए और अपने साहस और योग्यता के संगठन के प्रमुख सदस्य बन गए। बम और बंदूकों की गोलियां आदि बनाने में वे विशेष रूप से प्रवीण थे। वर्ष 1921 के असहयोग आंदोलन में वे स्कूल से बाहर आ गए और देश की प्रमुख पार्टी कांग्रेस के लिए काम करने लगे। जब 1922 में आंदोलन वापस लिया गया तो वे फिर से क्रांतिकारी गतिविधियों में संलग्न हो गए। बता दें कि वर्ष 1923 में जब क्रांतिकारियों ने विदेशियों की कंपनियों का असम बंगाल रेलवे का खजाना लूट लिया तो पुलिस को अनंता सिंह पर संदेह हुआ। अब वे अन्य साथियों को लेकर गुप्त स्थान पर रहने लगे। एक दिन जब उस स्थान को पुलिस ने चारों ओर से घेर लिया तब अनंता सिंह के नेतृत्व में क्रांतिकारी बलपूर्वक पुलिस का घेरा तोड़कर एक पहाड़ी पर चढ़ गए। वहां से बच निकलने के बाद अनंता सिंह कोलकाता आ गए, लेकिन जल्द ही गिरफ्तार करते हुए उन्हें 4 वर्ष के लिए नजरबंद कर दिया गया। अनंता सिंह 1928 में जेल से छूटकर फिर चटगांव पहुंचे और लोगों को संगठित किया। इसके बाद ही क्रांतिकारियों ने चटगांव के शस्त्रागार पर आक्रमण किया। अनंता सिंह फिर बचकर पैच बस्ती चंद्रनगर चले आए, किंतु ज्यों ही उन्हें पता चला कि चटगांव के लिए उनके युवा साथियों पर मुकदमा चलाया जा रहा है, तब वे अपने साथियों के साथ खड़ा होने के लिए स्वयं पुलिस के सामने उपस्थित हो गए। उन सभी पर मुकदमा चलाया गया और कुछ अन्य साथियों के साथ उन्हें भी आजीवन कारावास की सजा देकर 1932 में अंडमान की जेल भेज दिया गया। अपनी गिरफ्तारी के 14 वर्ष बाद सन 1946 के अंत में ही अनंता जेल से बाहर आ सके। महान क्रांतिकारी अनंता सिंह 1970 के दशक में नक्सलवादी विद्रोह के समय तक क्रांतिकारी की मसाल थामे रहे। 25 जनवरी 1979 को अनंता सिंह का निधन हो गया। अभी आपने जाना प्रसिद्ध क्रांतिकारियों में से एक अनंता सिंह के बारे में। अब आगे की कड़ी में आप जानेंगे मशहूर गायिका कविता कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम के बारे में, जिनका जन्म आज के दिन यानी 25 जनवरी 1958 को हुआ। पच्चीस जनवरी 1958 यानी आज ही के दिन भारत की प्रसिद्ध पार्श्व गायिकाओं में से एक कविता कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम का जन्म हुआ।
ये भारतीय सिनेमा की प्रसिद्ध पार्श्व गायिकाओं में से एक है। जब वह मात्र 8 साल की थी तब एक गायन प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार जीता। तभी से ये एक मशहूर गायिका बनने का निश्चय उन्होंने कर लिया था। कविता कृष्णमूर्ति ने हिंदी सहित करीब दर्जन भर भाषाओं में 25,000 गाने गाए हैं। गायकी के क्षेत्र में उनके योगदान को देखते हुए उन्हें भारत सरकार ने 2005 में पद्मश्री से सम्मानित किया था। इसके अतिरिक्त उन्हें 4 बार सर्वश्रेष्ठ महिला पार्श्व गायिका का फिल्म फेयर पुरस्कार भी दिया जा चुका है। इनके व्यक्तिगत जीवन की बात करें तो कविता कृष्णमूर्ति का जन्म 25 जनवरी सन 1958 को नई दिल्ली में हुआ था। उनका असल नाम शारदा है। उनके पिता एजुकेशन एंड कल्चर अफेयर्स मिनिस्ट्री में कर्मचारी थे। भारत की विविधता का ही कमाल है कि उत्तर भारत के सबसे बड़े शहर में एक तमिल अय्यर परिवार की लड़की ने सबसे पहले जो संगीत सीखा वह था बंगाल का रबींद्र संगीत। कविता महज 9 साल की थी जब उन्होंने लता मंगेशकर के साथ गाना गाया। तब लता मंगेशकर किंवदंती बनने की राह पर काफी आगे निकल चुकी थी। लता मंगेशकर और कविता कृष्णमूर्ति ने एक टैगोर गीत रिकॉर्ड किया था। इसमें संगीत था हेमंत कुमार का। बता दें कि कविता कृष्णमूर्ति का बचपन लुटियंस दिल्ली की सरकारी कॉलोनी में बीता। वह बड़े होकर IFS अधिकारी बनना चाहती थी, लेकिन फिर संगीत में एक ऐसी लौ लगी कि बलरामपुरी से क्लासिकल सीखने लगी और आधी पढ़ाई में ही मुंबई शिफ्ट हो गई। कविता कृष्णमूर्ति ने मुंबई के मशहूर सेंट जेवियर्स कॉलेज से इकोनॉमिक्स से BA किया। इस दौरान वह हेमंत कुमार की बेटी रानू मुखर्जी से मिली। एक बार फिर से संगीत की राह खुली। मन्ना डे ने उनसे रेडियो के कई जिंगल्स गवाए। फिर उनकी मुलाकात हुई हेमा मालिनी की माता जया चक्रवर्ती से। उन्होंने कविता को लक्ष्मीकांत तक पहुंचाया। लक्ष्मीकांत ने कविता को अपने संरक्षण में ले लिया। साल 1980 में कविता कृष्णमूर्ति ने अपना पहला पार्श्व गीत काहे को ब्याही गाया। हालांकि यह गाना बाद में फिल्म से हटा दिया गया था, लेकिन कविता की प्रतिभा दबने वाली नहीं थी। 1985 में फिल्म प्यार झुकता नहीं के गानों ने उन्हें पार्श्व गायिका के रूप में पहचान दिलाई। इसके बाद लगातार उन्होंने कई गाने गाए और गानों ने सुपरहिट गायिका का दर्जा दिलाया। 90 के दशक में कविता कृष्णमूर्ति हिंदी सिनेमा की अग्रणी पार्श्व गायिका बनकर उभरी। फिल्म 1942 अ लव स्टोरी में गाए उनके गाने आज भी पसंद किए जाते हैं। उन्होंने अपने करियर में आनंद मिलन, उदित नारायण, AR रहमान, अनु मलिक जैसे गायकों व संगीत निर्देशकों के साथ काम किया है। वहीं कविता कृष्णमूर्ति 4 बार सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका के फिल्म फेयर अवार्ड के लिए चुनी गई हैं। यही नहीं, 2005 में उन्हें देश का चौथा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान पद्मश्री भी मिला। तो ये थी कविता कृष्णमूर्ति, जिनके बारे में अभी आपने जाना। ऐसे ही हर रोज के इतिहास से हम आपको रूबरू कराते रहेंगे। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए प्राइम TV।